नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर संदिग्ध आतंकियों की वजह से चर्चाओं में है। वजह है आतंकवादी, वो भी बांग्लादेशी, और उस पर भी स्लीपर सेल। खतरनाक मामला, लेकिन समय रहते हमारी पुलिस ने उनको पकड़ा भी और अब उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक मकान में, जो भोपाल का ऐशबाग स्टेडियम है, वहाँ 1 साल से अधिक अवधि से 4 आतंकवादी, जो संदिग्ध आतंकवादी, वो वहां रह रहे थे। एसआईटी से, एटीएस से जानकारी मिली। पुलिस ने रात को 3 बजे छापा मारा और 2 घंटे में पूरी कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़कर ले गए। इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि मामला संगीन है, सारा मामला अब एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली हैंडल कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसमें मदद कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें एसआईटी गठित कर दी है, वो भी जांच करेगी। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले सुनवाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा। 4 संदिग्ध लोग भोपाल में पकड़े गए हैं। अजहर अली उर्फ महमूद, पिता अशरफ इस्लाम, उम्र 32 वर्ष। मोहम्मद अकील उर्फ अहमद, पिता नूर अहमद शेख, उम्र 24। जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली, पिता शाहिद पठान, उम्र 28। फजहर जौनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन, पिता अब्दुल रहमान। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। करते थे और क्या कुछ का तो इसमें कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जांच अब एसआईटी भी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार एसआईटी का गठन कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आतंकियों के तार कई वर्षों पहले से जुड़े हुए हैं, और भोपाल ऐसा मामला जहां अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद, इसके कनेक्शन हमेशा मिलते हैं। एक पुरानी घटना है जिस पर हम उसको थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि सिमी के मामले में सफदर नागौरी मध्य प्रदेश का है, उज्जैन का, मालवा का रहने वाला है। उसको सजाए मौत भी मिली है। हाईकोर्ट अहमदाबाद के मामले में हम बात करें, विस्फोट की घटना पर वो पकड़े गए थे। तो ये पूरा मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है और सनसनीखेज है और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे योगीराज योगेश जी, संजय सोनी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। चर्चा की शुरुआत इसलिए कि भोपाल पहले से बहुत संवेदनशील है, और अब जो घटनाएं हो रही हैं, 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ सकती हैं। देश के जो संवेदनशील इलाके, वहां भी उनकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आपकी राय की, जो भोपाल में कल 6 लोगों को पकड़ा है, ये जो मामला है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेशी, इसका मतलब कि ये पूरा जो टेरर का जो मॉड्यूल है वो इंटरनेशनल है। आपकी राय कि ये कितना खतरनाक है और कितना सजग रहने की जरूरत है? देखिए, ये निश्चित रूप से जो जमायत मुजाहिदीन संगठन है बांग्लादेश का, ये निश्चित रूप से ये बहुत खतरनाक संगठन है। और इससे पहले ये जो इसके लोग बांग्लादेश में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उसके तहत काम करते थे। अंततोगत्वा 93 में 1993 में ये संगठन इन्होंने इंडिविजुअल अपना बनाया, और 98 में बांग्लादेश के 43 स्थानों पर इन्होंने एक साथ बम ब्लास्ट किए थे, जो 3 दिन के भीतर हुए थे। ये 98 की घटना है। और संयोग से ये उन बस्तियों में इन्होंने ब्लास्ट किए थे जो वहां पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं, जो हिंदू बस्तियां थी वहां पर ये कहलाते हैं। और यही संगठन है जिसने अभी 2 साल पहले 2019 से लेकर के 2021 के बीच में 2 वर्षों में ये जो अभी दुर्गा पूजा और कुरान, जो धार्मिक पुस्तक कुरान के पढ़ने फाड़ने का आरोप लगा करके मंदिरों में तोड़फोड़ की, ये भी उसी संगठन है जी। भारत में ये संगठन 2000 के आसपास सक्रिय हुआ है, और 2001 में, अगर राघवेंद्र जी आपको याद हो,
दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में और एक आध जगह और धार्मिक पुस्तक कुरान के पन्ने जलने की घटनाएं हुई थी। और उसमें जो बंदा पकड़ा गया था, हालांकि दिल्ली में जो गिरफ्तारी हुई थी वो दो तो उन्होंने ऐसी गिरफ्तारी कर ली थी फर्जी, जैसी मालेगांव विस्फोट में कर लिए थे उन्होंने, लेकिन बाद में जो लखनऊ में गिरफ्तारी हुई वो बांग्लादेशी नागरिक था और उसने स्वीकार किया कि ये सारी की सारी घटनाएं उसके संगठन ने की हैं। तो भोपाल में भी अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ शायद 15-16 साल पहले इसी संगठन के कुछ लोग पकड़े गए थे वारदात करते हुए, और उसमें फिर 4 इमली पर सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी। तो कुल मिलाकर के ये बाकायदा चुपचाप। और फिर एक और घटना इस संगठन की मुझे याद आई कि आसाम में और बंगाल में 2013 से लेकर के 2019 के बीच में जो चर्च में पथराव हुआ था वो भी इसी संगठन ने किया था। और मुझे अभी सन याद नहीं आ रहा है, एक चर्च शायद आसाम की घटना है कि बांग्लादेश की है, वहां बहुत सीनियर लेडी के साथ जो दुराचार की घटना हुई थी जिसमें बहुत सारा मीडिया की सुर्खियों में आया था, उसमें भी जो आरोपी पकड़ा गया था वो बांग्लादेशी पकड़ा गया था। ये जो 7 पकड़े गए हैं भोपाल में, 6 जो पकड़े गए हैं उनमें से 2 के पास फर्जी आईडी वगैरह है। तो कुल मिलाकर के ये पूरे देश में एक प्रकार से ऐसे फैल गए हैं और पूरे देश को इसमें सतर्क होने की जरूरत है। तो भारत में जो गतिविधि बढ़ी थी, आप 2001 और 2002 के आसपास देखें, उन दोनों अटल जी की सरकार थी, और भारत में दोबारा संगठन ने जो अपनी गतिविधि बढ़ाई है 2013-14 के बाद, फिर सरकार मोदी की सरकार है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पूरे देश को बहुत सतर्कता की जरूरत है। पूरे देश में हिंसा फैलाना, अविश्वास फैलाना, अराजकता फैलाना और सांप्रदायिक तनाव फैलाना इस संगठन का उद्देश्य है। और इसके टारगेट में जो है वो कौन लोग रहते हैं उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शर्मा जी, मैं आपसे बातचीत के अगले दौर में एक सवाल अभी छोड़कर जा रहा हूं, जो जिसका उत्तर आप चाहें तो दे सकते हैं। ये कि यहाँ जो पूरा मामला है, भोपाल की जिस बस्ती में ये पकड़े गए हैं, वहां 2 तरह की खबरें आई निकलकर। जो मकान मालिक है उसका कहना है कि 3 महीने पहले मकान किराए से दिया था, लेकिन जो पड़ोसी वो बताते कि ये लोग 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो ये जो फिगर है कि कहीं ना कहीं जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है, इस पर भी जांच की जरूरत है कि ये स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। स्लीपर सेल आतंकवाद का सबसे खतरनाक पॉइंट होता है कि जहां पता ही नहीं चलता कि उसको आदेश कौन दे रहा है, क्या वो सामान लेके जा रहा है, उसको सिर्फ एक फोन आता है और फोन पर वो काम करता है। अगर वो स्लीपर सेल पकड़ा भी जाता है तो आप उससे ये पता नहीं कर सकते कि उसका बॉस कौन है। मैं लौटूंगा, क्योंकि भोपाल में लोकल जब तक लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये गतिविधि चल नहीं सकती है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह जी भी है। रमेश सिंह जी, इस पूरी वारदात को आप किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, जो आपकी जानकारियां हैं, वो देशव्यापी तो है ही है और देश के बाहर भी आप इस तरह की चीजों का एक तरह से सर्वे करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, इस तरह के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में अपना सेंटर बनाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में योगी सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस बनाया है, और खासतौर से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मुसलमानों में जो खौफ आया है उससे वहाँ लोकल सपोर्ट खत्म हो गया है और लोकल लोग इसलिए डरने लगे हैं कि अगर कोई आतंकवादी घटना में लिप्त कोई व्यक्ति या इस तरह का मॉड्यूल पकड़ा गया तो बहुत बुरी गत बनेगी। इसलिए उनने इसे शिफ्ट किया है भोपाल में। और भोपाल से देखिए, आप अपने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इनमें ये केंद्र में आता है, बड़ी आसानी से ये अपनी गतिविधियों को दूसरे पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भोपाल को लॉन्च पैड बनाने से इन्हें सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, खास कि भोपाल की जो पृष्ठभूमि है वो मुगल और इस्लामिक बैकग्राउंड से संबंध रखती है। जहां ये पकड़े गए हैं ऐशबाग में, इस बाग को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं गारंटी से कहता हूं कि ऐशबाग में बहुत से लोगों की इनकी जानकारियां होंगी और बहुत सा लोकल सपोर्ट होगा। ये ऐशबाग की स्थिति ये है कि भोपाल पुलिस की जो इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो भी काम नहीं करती। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इनको ऐशबाग में वो ही मिला है। और इसके बाद ये जो ऐशबाग में जो समुदाय विशेष की जनसंख्या है, वो पहले से आपने देखा होगा, ये जो कोविड के टाइम पे वहां सबसे ज्यादा रिवोल्ट या बगावत जो हुई थी वो ऐशबाग में ही हुई थी। जिस तरह से वो इसको कोविड को एक जिहाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, तो ये ऐशबाग जो है बहुत भोपाल का बेहद, ऐशबाग और उसके आसपास का वो बाग समथिंग उसका नाम है, ये बेहद संवेदनशील है। वहाँ महामाई का बाग है इलाका जो उधर उसके पास में जुड़ा हुआ है।
जी इसके अलावा एक बात और बताऊं मैं, पहले इसमें मुझे आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट और पाकिस्तान के जो जिहादी तंजीमें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट 100% मिलेगा। पहले वो नेपाल के रास्ते इनको भारत में भेजते थे, लेकिन अभी बायलैटरल टाइज की मजबूत होने की वजह से नेपाल के रास्ते से इनको कठिनाई आने लगी और अपनी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी निगरानी भी वहाँ बहुत बढ़ गई है। तो ये लोग अब बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश से आना, इनको असम के रूट से आए या पश्चिम बंगाल के रूट से आए, वहाँ की जो जनसंख्या की जो विशेषता है उसकी वजह से वो इन्हें बहुत आसानी हो जाती है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे। योगीराज जी और हमारे साथ संजय सोनी जी भी यहाँ हैं। संजय जी, चर्चा की शुरुआत में हमने कहा था कि ये स्लीपर सेल बना रहे हैं, ये कंप्यूटर के जानकार भी है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी ये अपने साथ में थे, बहुत सारा आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। बता दें कि ये जो पूरी घटना है जिसका रमेश शर्मा जी जिक्र कर रहे थे, मैं बता दूं कि ये जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें फजर अली, मोहम्मद अकील, जहरुद्दीन और फजर जैनुल, ये तो 4 हैं। इसके अलावा 2 और पकड़े जाने की खबरें हमको मिली है। लेकिन आपको बता दें कि 2005 में इसी आतंकवादी संगठन ने 50 शहरों में एक साथ 300 स्थानों पर विस्फोट किए थे, 500 बम इन्होंने वहां लगाए थे। और जेएमबी जो संस्था की हम बात कर रहे हैं, जमातुल मुजाहिदीन, ये वही संस्था है जिसके ये आरोपी पकड़े गए हैं। तो ये एक बड़ा लंबा मॉड्यूल है और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में अगर इसमें पुलिस ने, खुफिया तंत्र ने और आम लोगों ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया तो ये भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए खतरे की घंटी है। आपकी राय? देखिए, ये जो संगठन है इसका बहुत पुराना इतिहास है इस तरह के मामलों में। उसमें सबसे बड़ा मामला अन्य प्रदेशों में भी रहा है, देश के कई हिस्सों में रहा है, मगर मध्य प्रदेश में सॉफ्ट टारगेट इसीलिए था कि यहाँ थोड़ा व्यवस्थाएं लचर हैं और यहाँ उनकी संख्या ज्यादा है। और संख्या ज्यादा का सबसे बड़ा ऐशबाग एक ऐसा जगह है जहां पे मुझे याद है कि जो खाना बदोश होते हैं वो खाना बदोश सबसे ज्यादा ऐशबाग में आते हैं। वो खाना बदोश कहां से आते हैं इसका कोई जिक्र नहीं और इसका राजनीतिक उपयोग करते हैं। वहां के जो पार्षद हैं या विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक उसका उपयोग उनको टारगेट में लगाते हैं और वो वोटिंग भी कराते हैं। इसका मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं उस जगह पे जा चुका हूं जहां वो खाना बदोश आते हैं और कुछ समय तक रहते हैं और वोटिंग के बाद वो चले जाते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर है कि जब इस तरह के ऐशबाग है, बाग फरहत अबुल्ला ऐसा कुछ नाम है उसका पूरा, बाग फरहत है, ऐशबाग है, महामाही का बाग है, वो इलाके हैं। यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी छात्र भी हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं और कश्मीरी छात्र रहते हैं। उसमें से बीच में आपको याद होगा कुछ समय पहले कश्मीरी छात्र पकड़ा गया था जो सॉफ्ट टारगेट था और उनके कारण जो धीरे धीरे जो युवाओं में ब्रेन वॉश हो रहा था वो लगातार हो रहा था। मगर ये मुझे आज आश्चर्य भी होता है कि अगर इंटेलिजेंस इस कदर इस साल, 1.5 साल, 2 साल बाद अगर थोड़ा जागता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी है। जो प्योर तरीके से जब ये मामले आते हैं तब वो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा जागरूक भी कर रहा है ये घटना। और अगर बांग्लादेशी आतंकवादी इस तरह से घुसपैठ बना चुके हैं तो सिर्फ ऐशबाग अकेले नहीं, मुझे लगता है शहर के कई कोनों में ये हालात होंगे। बिल्कुल योगीराज जी, ये तो एटीएस की सतर्कता से उसकी जानकारी थी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसआईटी गठित करने की भी घोषणा की है। लेकिन हम बता दें कि ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, स्लीपर सेल बना रहा है। मध्य प्रदेश वैसे ही सिमी जैसे आतंकवादी संगठन की वजह से यहाँ कई बार हाहाकार की स्थिति होते होते बच गई है। अलग बात है कि उसके मुखिया को जो है वो कोर्ट ने सजाए मौत भी दी है। सफदर नागौरी की हम बात करें, उसके बाद ये बड़ा मामला है। लोग ये भी कहते थे कि जो बांग्लादेश से लोग बिहार में आते हैं और बिहार से फिर आतंकवादी लोग पूरे देश में फैल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसी की एक कड़ी है जिसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनकी थाने से दूरी बहुत निकट है, यानी ये घटनाक्रम थाने के पास का है। अगर लोकल पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस का ये फेल्यूर है तो अब तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और उसके साथ साथ अपने जो खुफिया तंत्र है उसको ज्यादा व्यापक करने की जरूरत है। आपकी राय, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए राघवन जी, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अब शांति का टापू नहीं रहा। यहाँ लगातार पिछले 10-15 साल से आप देख लें तो लगातार इंटरनेशनल आतंकवादी टेररिस्ट यहाँ अपना नेटवर्क बनाए हुए हैं
और मध्य प्रदेश का इंदौर, उज्जैन, महिदपुर, खंडवा और इधर आप चले जाइए इवन राजगढ़ जिले का तलेन, ये वो जो नाम बताए मैंने जहाँ अभी भी स्लीपर। इसमें जबलपुर भी शामिल है क्योंकि सिमी का नेटवर्क जबलपुर तक था, वहां पैसे इकट्ठे भी हो रहे थे और प्लस जबलपुर इसलिए भी संवेदनशील है योगेश जी क्योंकि वहां मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, वहां आयुध फैक्ट्री है जी। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब ये फिक्स है इनके एरिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आतंकवादी तो स्लीपर सेल चलाते ही हैं, सरकार क्यों सोई हुई है, सरकार क्यों निंद्रा में चली जाती है। आपको इस मामले में जैसे अपने सिमी की एक्टिविटीज़ अपने को पता पड़ी थी, मध्य प्रदेश में सिमी की एक्टिविटीज़ लगातार हैं, उस पर सरकार ने कितने लोग उन टेररिस्टों की जांच कर रहे हैं, कितनी आपकी खुफिया एजेंसी आपको मिल रही हैं। अब बताइए, थाने से 200 मीटर दूर पे आके एक बांग्लादेश के लोग रुक जाते हैं और थाने के थानेदार को पता नहीं कि यहाँ पे ऐसा वो 1.5 साल से है, वो 1.5 साल से रुके हुआ। मकान मालिकान बोल रही कि 3 महीने से है, पड़ोसी बता रहे हैं कि 1.5 साल से है। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट मकान मालिक का भी इसमें लगता है। हालांकि ये जांच का विषय, हम किसी को दोषी नहीं बता रहे हैं कि कौन, लेकिन जो बातचीत है, जो बयान सामने आ रहे हैं बदलकर और संदेहास्पद, उसमें कहीं ना कहीं जो, क्योंकि किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप जो आलिम फाजिल की भी शिक्षा ले रहा हो, उसको आप बिना किसी दस्तावेज के कि आपके पास कोई आपका आधार कार्ड है, कोई दूसरी कोई चीज़ है, उसके बिना आपने उसको 1.5 साल से रखे हुए, 1.5 साल से वो रह रहा है योगीराज जी, और बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें बहुत सख्ती से और बड़ी गहराई से जांच की जरूरत है जी। नहीं, बिल्कुल जांच की जरूरत है। और जैसे सरकार, जैसे पुलिस की इंस्ट्रक्शंस रहते हैं थाने के कि आपके कोई भी किराएदार आए तो सबसे पहले उसकी सूचना पुलिस को दें, तो ये किराए से रह रहा है, पुलिस को सूचना क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं दी गई मकान मालिक की तरफ से। दूसरा, इन सब में एक और महत्वपूर्ण बात है राघवन जी, कि जितने भी ये इस तरीके के जो लोग कर रहे हैं, मतलब ये धर्मगुरु लोग हैं जो दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं, आलिम फाजिल लोग कौन होते हैं, मुफ्ती कौन होते हैं, मौलाना कौन होते हैं, ये इनके वेश में आके ये काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस धर्म के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने जो धार्मिक गुरु हैं वो यदि ऐसे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले बाइकाट तो इन्हीं लोगों को इनका करना चाहिए कि कम से कम आप इस वेश में तो ये काम मत करिए, आप देश विरोधी तो काम मत करिए, आप आतंकवाद। भोपाल में वैसे भी इस तरह की चीज़ों को भले ही ये हर बार आतंकवाद से जुड़ता है, अंडरवर्ल्ड से जुड़ता है, लेकिन भोपाल की जो फितरत है, जो भोपाल के लोगों की फितरत है, वो बहुत दिन तक इन चीज़ों में रह नहीं सकती, क्योंकि भोपाल के लोग कुल बनाकर बहुत सीधे इस मामले में। मैं तो ये कहूँगा, रमेश जी भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रहेंगे कि भले ही ये इस्लाम से जुड़ी हुई स्टेट रही है, मुस्लिम स्टेट रही है, लेकिन भोपालियों का वास्ता कम रहा है। वो तो सिर्फ हंसी मजाक तक या थोड़ा बहुत गंभीर कुछ लोग होते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। और हमें ये कहना है कि भोपाल के लोग इस पूरे मामले में किसी के लिए इस्तेमाल ना हो। नहीं, सही बात है, ना धर्म के नाम पर इस्तेमाल हो और ना जिहाद के नाम पर इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही बात है। दूसरी एक बात हो रहा है कि यदि भोपाल के लोग लाइटली इन चीजों को लेते हैं, लेकिन पुलिस को तो गंभीरता से लेना चाहिए सारी चीजों को। बिल्कुल। रमेश जी से मैं पूछता हूं कि आप बात पूरी करें। नहीं, एक और बात है कि अब आपको ये मालूम पड़ गया है कि मुफ्ती लोग हैं या आलिम फाजिल लोग हैं, अब आपको एक इनिशिएटिव पुलिस को लेना चाहिए, जितने भी मुफ्ती लोग सबकी आप जांच करिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा आपका चरित्र है, बहुत ईमानदार हैं आप, लेकिन सबकी जांच होनी चाहिए और ऐसी मस्जिदों की भी जांच होनी चाहिए। रमेश जी, अब इसमें ये बात भी निकल कर आती कि जहां वो पढ़ने जाते थे, जहां वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस संस्थान की भी जांच होनी चाहिए या उन जैसे संस्थानों की, क्योंकि अगर ये शिक्षा लेने वहां जा रहे थे और उसके बाद ये जो काम करते पकड़े गए हैं, वो चीजें बड़ी खतरनाक है। आपकी इस पर राय? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर एक बकायदा ऐसा नेटवर्क चल रहा है जो कहीं ना कहीं लोगों को भारत के और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध लोगों को तैयार करता है। इस्लाम में इंसानियत की बात है, नबी हुजूर ने जो फरमाया था उन्होंने मुसलमानियत की बात नहीं की थी, उन्होंने इंसानियत की बात की। लेकिन इस समय कुछ लोग, जितने ज्यादातर कुछ ऐसे मदरसे हो गए हैं, कुछ ऐसे पढ़ाने वाले हो गए हैं जो इंसानियत के बजाय मुसलमानियत फैलाते हैं और नफरत फैलाते हैं दूसरों के विरुद्ध। तो ये जो लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपने खुद फिक्र दिया कि 2005 में इन्होंने 300 स्थानों पर, कितने स्थानों पर इन्होंने विस्फोट किए। तो कुल मिलाकर के ये जो नफरत फैलाने की बात और दूसरे को खत्म कर देने की बात, ये कुछ लोग पढ़ाते हैं और ये उसी में जाके पढ़ते हैं और उसी तरीके से आकर के ट्रेन करते हैं। इस तरह के कई संस्थाओं को कई लोगों ने बैन कर दिया है, कई संस्थाओं को बैन कर दिया है। ये जो जमायत मुजाहिदीन संस्था है, ये भारत में भी बैन है, इसको बांग्लादेश में भी बैन कर रखा है, लेकिन उसके अलावा ये नाम बदल करके इसी तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं। इसमें एक चीज, ये जमातुल मुजाहिदीन है, मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि जो लोकल के लोग जो है, जिन मैं कह रहा था कि मध्य प्रदेश के या भोपाल के लोग बहुत ही इस मामले में सीधे और शरीफ लोग हैं, ये तो
धर्म के, मजहब के और जिहाद के नाम पर इनको फुसलाया जाता है। मैं एक चीज जोड़ूंगा, रमेश सिंह जी इस बात से इत्तेफाक रहेंगे, हमारे गांव में मस्जिद में इस बात की व्यवस्था की गई कि बिहार से कोई नमाज पढ़ाने वाले उनको रखा जाए। जो मस्जिद की देखरेख करते थे उन्होंने कहा कि हम बिहारी को नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा करेगा और हमारे गांव में जो भाईचारा है उसको खत्म करेगा 2-3 साल बाद। इस बात को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में लोग दो से में बढ़ गए, लेकिन जो उस मस्जिद का संचालन करते थे उन्होंने इस बात के लिए सहमति नहीं दी कि हम किसी बिहारी का या किसी बंगाली आदमी को यहां मस्जिद में रखेंगे, क्योंकि उनको वो जानते थे कि वो जब यहां आएंगे तो फिरके की बात करेंगे, लोगों को बांटने की बात करेंगे। और ये जो बांग्लादेशी निकले हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए इनका कनेक्शन बिहार से भी निकल सकता है, बंगाल से भी निकल सकता है। जी रमेश शर्मा जी। निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये इसी तरीके से भोपाल के और आसपास के लोग जो सीधे सरल होते हैं उसका ये दुरुपयोग एक प्रकार से करते हैं। और मुझे कई बार राघवन जी इस बात पर आश्चर्य होती है कि बांग्लादेश को बनवाने में भारत एक प्रकार से बर्बाद हो गया, उसकी कितनी इकोनॉमी गिर गई, 1 करोड़ लोग शरणार्थियों को हमने, उसके बावजूद भी वो लोग पाकिस्तान के जो सिखाए हुए लोग हैं और उसको आकर के भारत में गड़बड़ी पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वभाव का भोलापन है उसको कुछ दुष्ट किस्म के लोग जो है दुरुपयोग करते हैं। और वही जो है, जो ऐशबाग में भी इन्होंने मकान मालिकिन का कहीं ना कहीं इमोशनली उसको अपने पक्ष में लेकर के ये लोग रह रहे होंगे। ये तो अभी कल 4 पकड़े गए थे, 2 और आज पकड़े गए हैं और इनके पास चूंकि आईडी यूपी की मिली है, उन सब चीजों की जांच हो रही है। और कितने लोग हैं, सही कहा कि और कितने लोग हैं जो भोपाल के अलग अलग कोनों में इस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात और जो स्लीपर, जी शर्मा जी, भोपाल को वो एक प्रकार से सराय जैसा इस्तेमाल करते थे। ये उनके मतलब ठहरने का और यहाँ से गतिविधि फैलाने का केंद्र उन्होंने काफी दिनों से बना रखा था। ये भी एक कल जांच में आया है सामने। बिल्कुल सबसे खतरनाक बात है कि ये स्लीपर सेल सबसे ज्यादा भयावह होता है, इसमें आत्मघाती भी होते हैं। और जो मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी फोन पर काम होता है, उनको नहीं पता होता कि फोन करने वाला भोपाल का है, बाहर का है, कौन है, क्योंकि वो उससे मिलते भी नहीं है। रमेश सिंह जी मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक रहेंगे कि जो आपके गांव, मैंने जो जिक्र किया वो आपके आसपास के गांव का जिक्र किया है, और वो जो मस्जिद का संचालन करते थे उनका बेटा फौजी है। तो वो फौज में उनका पूरा जो था, 2 बेटे दोनों फौज में हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी बिहारी को अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी लोकल जो आलिम फाजिल होगा उसको हम नमाज पढ़ाने के लिए नियुक्त करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो लोकल का हमारा अल्पसंख्यक है वो समझदार भी, सतर्क भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा घपले में जाते हैं, बहकावे में जाते हैं। तो इस पूरी घटनाक्रम से जो स्थानीय मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, उसको भी सतर्क रहने की जरूरत है। रमेश सिंह जी। देखिए राघवन जी, क्या होता है, ये जो ज्यादातर समझदार वर्ग का जो मुसलमान है वो ये जानता है कि इस किस्म की गतिविधियों में देर सवेर पकड़ पुलिस इनको पकड़ेगी, और इसके बाद उनका जो अंजाम होता है उसका एक बहुत बड़ा, देखिए मस्जिद में जो भी जितने लोग आते हैं उनमें से ज्यादातर संदेह के घेरे में आ जाते हैं, और वो पकड़ में आते हैं, और कम से कम वो मामला भले अदालत में जाके सिद्ध ना हो लेकिन 10-12 साल उनकी जेल में कट जाती है। इसलिए जो समझदार मुसलमान वर्ग है, मैंने अभी एक बहुत पहले की एक खबर है, रायसेन के एक मौलाना ने इस किस्म की, रायसेन के एसपी को इस किस्म के लोगों की सूचना देकर पकड़वाया था, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर ये पकड़े गए हमारे बिना सूचना के तो हम लपेटे में आएंगे, और फिर इसके बाद जो अंजाम भुगतना पड़ता है, जो खतरनाक कानूनों के तहत जेल में 10-10, 12-12 साल बंद रहते, तो वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ये जो ऐशबाग है, इसमें राघव जी एक बात ध्यान रखने की कि जो मुसलमानों का वो तबका है जो बहुत निचले तबका है, निचले वर्ग का है, और जिसमें बुद्धि और सूझबूझ की बहुत कमी होती है, वो ये अंदाज नहीं लगा पाता कि ये अगर पकड़े गए तो इसका अंजाम क्या होगा हमें। तो वो मतलब अपनी मूर्खता में कहिए या अपने धार्मिक धर्मांधता में कहिए, वो इनके लपेटे में आ जाते हैं। बिल्कुल, ये जो इलाका है ये थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के पास भी है, तो आने जाने में भी सुविधा होती है, इसलिए भी इस तरह के इलाकों को टारगेट करते हैं जो आतंक से जुड़े हुए लोग होते हैं। आपको बता दें कि 28 मार्च तक कोर्ट ने इनको रिमांड पर भेजा है, और उसके बाद चूंकि एक इसमें यूपी सहारनपुर के हैं और 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं, और उनके जो रमेश शर्मा जी कहते हैं कि फर्जी जो डॉक्यूमेंट है वो यूपी के हैं, उसमें सहारनपुर का भी जिक्र आ रहा है, और 28 मार्च तक इनको पुलिस ने रिमांड पर दिया है, और बाद में मध्य प्रदेश की एसआईटी और एटीएस जो है वो जांच कर रही है। समय खत्म हो रहा है। संजय सोनी जी, आपकी बहुत संक्षेप में इस पर 2 टूक टिप्पणी में चाहूंगा कि इस पूरे मामले में भोपाल को कितना सतर्क होने की जरूरत है, और सरकार तो अपने स्तर पर अपना काम कर ही रही होगी, आपकी राय।
ये देखिए, ये सारे आतंकवादी तालिबानी फॉलोवर हैं। ये भले ही बांग्लादेश से या यूपी वाया यूपी से आए हैं, मगर ये तालिबानी। और मैं समझता हूं कि वो एक कमरा देखिए जो उनका, जहां वो पकड़े गए हैं, उससे पास में गतिविधि क्या चल रही ना किसी को पता, ना मकान मालिक को पता। और जब एटीएस कार्रवाई करती है तब ये निकल के आता है। और भोपाल को बड़ा गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इलाके बहुत सारे हैं भोपाल में जहां बहुत सारे लोग रह सकते हैं। बिल्कुल योगीराज जी, ये जो सारा मामला है इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अब भोपाल को भी लोग टारगेट बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में चूंकि दो शहर भोपाल इंदौर, यहां पुलिस कमिश्नर बना लिए, तो अब पुलिस को मुझे लगता है कि उसके हाथ खुले हुए कार्रवाई करने के लिए आपको लगता है कि इस पर कोई और सख्ती की जरूरत है या खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है? बहुत संक्षेप में आपकी राय। देखिए, खुफिया तंत्र को तो मजबूत किया ही जाना चाहिए, साथ ही आतंकवादियों पर जितनी सख्त कार्रवाई हो उतनी सख्त कार्रवाई उनको पनाह देने वालों पर भी होनी चाहिए जी। और जब ऐसा टेरर आप पनाह देने वालों पर करेंगे तो अपने आप इनको लोग बाग इनको ठहराने से, किराए के मकान देने से लोग डरेंगे। अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसा ही व्यवहार जैसा आतंकवादियों के साथ हो रहा है वैसा व्यवहार इन मस्जिदों पर जो इसमें संलिप्त हैं, उन मुफ्तियों पर और उन मकान मालिकों पर जिन्होंने पनाह दी, इन पर भी ऐसी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आप ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो फिर लोग आने से कतराएंगे, और नहीं तो मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है वो केवल कहावतों में ही होकर रह जाएगा बस। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एटीएस की वजह से, एटीएस के खुफिया तंत्र और उसकी एक तरह से जानकारी के चलते मध्य प्रदेश या राजधानी भोपाल से 6 संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है। अब जांच पड़ताल के बाद ये पता चलेगा कि ये स्लीपर सेल क्या कर रही थी, उसने कितने लोगों से संपर्क किया है और स्लीपर सेल में कितने लोग जुड़ गए हैं, उनकी संख्या क्या है और इनका अगला कार्यक्रम या अगला निशाना क्या था। ये सब जांच की बात है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भोपाल से 6 आतंकी गतिविधियों में संलग्न लोग पकड़े गए हैं। सबको सतर्क रहने की जरूरत है, पुलिस को भी और समाज को भी। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।